प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम महाकवि कालिदास का जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के दिव्य आकाश में एक चमकते हुए नक्षत्र की भांति हैं। संपूर्ण विश्व में प्राचीन भारतीय साहित्य का नाम लेने पर अनायास ही एक नाम हमारे सामने आता है उभर कर, वो है कालिदास। कालिदास यानी काली के दास। काली जो देवी हैं, जो दुर्गा का एक रूप मानी जाती हैं, उनके दास यानी उनके सेवक, इस रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य के जो अध्येता हैं वो कालिदास को अवश्य ही जानते हैं। इनके बिना तो संस्कृत साहित्य अधूरा ही है। माँ सरस्वती के दुलारे ने अपनी रचनाओं से भारत को तो धन्य बनाया ही है, अपितु विश्व भर के कवियों और लेखकों के सम्मुख भी एक आदर्श उपस्थित किया है। जो जर्मन कवि थे गेटे, उन्होंने इन्हीं के ही ग्रंथ जो कि नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अध्ययन करने के बाद उसको अपने माथे पर लेकर वो नाचने लगे थे। उसको पढ़कर वो इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने उसकी प्रशंसा में इतनी खुशी व्यक्त की कि माथे पर उसके रख कर उस ग्रंथ को और वो नाचने लगे थे। तो न केवल भारत में अपितु ये विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनकी तुलना पाश्चात्य दर्शन में जो शेक्सपियर हैं उनसे की जाती है। कालिदास के बारे में जो है जीवन परिचय तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, परंतु उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाए हुए हैं। शब्दार्थ के अपूर्व रचयिता हैं कालिदास, और इनको साहित्य में सर्वोच्च स्थान अकस्मात या अचानक ही नहीं मिला है, बल्कि इनकी रचनाओं की वजह से मिला है। इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य तथा नाटक, इन तीनों ही विधाओं में बहुत ही अच्छी रचनाएं की है। महाकाव्य कौन कौन से प्रसिद्ध हैं इनके? महाकाव्य में है कुमार संभवम और रघुवंशम। ये हमारे कोर्स में है, हम इनको डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक वीडियो होगा, एक जैसे कुमार संभवम पे एक परिचयात्मक वीडियो होगा, और जो फिर हमारे कोर्स में है उस ग्रंथ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। खंड काव्य में कौन से हैं इनके? ऋतु संगार और मेघदूत। और नाटक में तीन हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि इन्होंने कुल 7 रचनाएं लिखी है, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। और सभी प्रकार से जो 3 ये अलग अलग विधाएं हैं, तीनों ही अलग अलग विधाएं हैं, पर तीनों में इनकी लेखनी बिल्कुल समान रूप से विद्वत्ता प्राप्त किए हुए हैं। कुछ कवि होते हैं जो केवल महाकाव्य ही अच्छा लिख पाते हैं, कुछ होते हैं कि नाटक ही लिख पाते हैं, परंतु इन्होंने तीनों विधाओं पर बहुत अच्छा ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास की प्रशंसा जितनी की गई है उतनी उनकी कुछ कुछ जो हैं वो समालोचना भी की गई है, पर वो जो समालोचना है वो भी उनकी प्रशंसा में ही है। तो देखिए, एक आलोचक ने हाथ की उंगली अनामिका के नाम का कारण बताते हुए कालिदास की अद्भुत प्रशंसा की है। ये श्लोक आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है इस श्लोक का भाव? देखिए, हमारे हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। जो छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठिका कहते हैं। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटी, और उसके पड़ोस में जो उंगली होती है उसको अनामिका कहते हैं। तो जब हम गिनने बैठे हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं हम, तो सबसे पहले कनिष्ठिका उंगली से गिनना शुरुआत करते हैं। तो कनिष्ठिका उंगली है, छोटी उंगली है, उस पर कालिदास का नाम रखा, और उसके पड़ोस वाली जो उंगली है उस पर हमने सोचा कि कालिदास के बाद कौन से दूसरे कवि का नाम ले, तो कोई नाम ही हमें नहीं मिला उनकी बराबरी करने वाला। तो वो जो अनामिका नाम की उंगली है उसका नाम सार्थक हो गया, यानी कि वो तो बिना नाम वाली ही हो गई। उसके उंगली पर गिनाया जाने वाला तो कोई नाम ही नहीं आया। तो देखिए, बहुत सरल श्लोक है, इस श्लोक को आप जरूर याद कर लें, और जहाँ कहीं भी कालिदास से संबंधित कोई प्रश्न आए, उनका जीवन परिचय या उनके ग्रंथों की बारे में, तो इस श्लोक को आप अवश्य डालें। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है। पुरा कविनाम, पुराने कवियों में, गणना प्रसंगे, जब गणना का प्रसंग आया कि पुराने कवियों को गिनते हैं कि कितने कवि किस प्रकार के हैं, तो कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। कालिदास को कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित किया गया, यानी बैठाया गया। कालिदास का नाम सबसे पहले लिया गया। अद्य अपि तत् तुल्य कवे अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। अद्य अपि, आज भी, तत्तुल्य, उनके समान, कवे अभावात, कवि के अभाव से, अनामिका नाम की जो उंगली है वो सार्थवती बभूव। स अर्थ सहित हो गई है, यानी कि उसका नाम जो अनामिका रखा गया है वो वाकई में बिना नाम वाली हो गई है। उसके ऊपर गिनाने लायक तो कोई नाम ही हमारे पास नहीं आया। तो यहाँ पर इसका श्लोक का अर्थ भी लिखा है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि पहले कवियों की गिनती करने के प्रसंग में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास का नाम रखा, फिर उस जैसा अन्य कवि न मिलने के कारण उसके पास वाली उंगली अर्थात अनामिका पर
किसी कवि का नाम नहीं आ पाया और इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक हो गया। मूर्धन्य काव्य शास्त्री हैं एक आनंदवर्धन। उन्होंने ध्वन्यालोक में कालिदास की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा? उन्होंने लिखा, अस्मिन् अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा पंचसा वा महाकवयः इति गण्यन्ते। इस विचित्र कवि परंपरा वाले संसार में, यानी कवियों की परंपरा वाला संसार, यानी कवियों का संसार, उसमें कालिदास प्रवर्तय, कालिदास इत्यादि द्वि त्रि पंचशा वा 2, 3 या 5 महाकवि ही गिने जा सकते हैं। यानी कि नाम लेने बैठे हैं महाकवियों का, कालिदास जैसे महाकवियों का तो 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिल सकते हैं। इस प्रकार आनंदवर्धन में ध्वन्यालोक ने उनकी प्रशंसा की है। तो ये जो प्रशंसा में कही गई चीज़ें होती है वो ऐसे ही नहीं आती है, यह बहुत मतलब कवि के ग्रंथों को जानने के बाद उसमें से ये तत्व निकलता है कि ऐसा ग्रंथ तो कोई और लिखा ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से मतलब प्रशंसा जो करते हैं कवि, वो कवि का महात्म्य बढ़ता है उससे, उसको जानकर ही हम जान पाते हैं कि वो कवि कितना महान था। अब देखिए कि ऐसे श्रेष्ठ कवि के जीवन का संपूर्ण परिचय अज्ञान के अंधेरे में है, अर्थात आज तक भी हमें ज्ञात नहीं हो पाया है। प्राचीन भारत के कवियों और लेखकों में प्रायः यह परंपरा रही है कि वो अपना नाम, स्थान, समय इत्यादि उजागर नहीं करते, स्पष्ट नहीं करते। कवियाँ बस कवि ग्रंथ लिख देते हैं और नाम बिल्कुल भी नहीं डालते। और आजकल के जो कवि होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए ही ग्रंथ लिखते हैं, चाहे काम किसी और ने किया हो अपने नाम से छपवा देते हैं उसे। तो ये आज की जो है साहित्यिक जो जगत है उसकी एक तरह से पतन हो रहा है। और प्राचीन साहित्य था वो इतना समृद्ध था कि कवि सिर्फ अपनी कवि रचना लिखता था, काव्य कृतियाँ लिखता था, वो कभी भी अपने नाम को लेकर इतना नहीं रहता था चिंतित कि मुझे अपना नाम करना है। संस्कृत साहित्य में ये तो बाण, बहुभूति, राजशेखर आदि कुछ गिने चुने कवि हुए हैं जिन्होंने अपने संबंध में कुछ जानकारी या पूरी जानकारी दी है। यानी बाण ने तो बहुत सारी जानकारी दी, हमने बाण के बारे में पढ़ भी लिया है कि उनके हर्षचरित और कादम्बरी में उनके बारे में बहुत कुछ मिलता है। बहुभूति ने भी अच्छा लिखा है और राजशेखर ने भी लिखा है। बाकी अन्य जो कवि हैं, कालिदास इत्यादि कवि हैं, वो उस परंपरा में हैं जिन्होंने अपने जन्म, कुल, स्थान आदि के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। कालिदास के विषय में कोई भी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। यही कारण है कि इस कवि के स्थान, समय आदि को लेकर अनेक शोध हुए हैं और भिन्न भिन्न शोध जो हैं वो विरोधी मत देते हैं। अनेक जनश्रुतियों और अनुश्रुतियों, कल्पनाओं और दंत कथाओं के घने आवरण में कालिदास का वास्तविक परिचय आज भी हमें छुपा हुआ ही होता है। तो फिर जब मिलता नहीं है तो क्या मिलता है, हमें कुछ दंत कथाएँ मिलती है। दंत कथाओं का क्या मतलब होता है, कुछ लोक कथाएँ लोगों के बीच में प्रचलित है कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ था, उनका बचपन ऐसा था, तो हम इन दंत कथाओं को ही जान लेते हैं। तो एक दंत कथा के अनुसार कालिदास का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था और इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तब फिर ये अनाथ हो गए, तो अनाथ बालक को का पालन पोषण किसी निर्धन गोपालक ने किया, यानी ग्वाले ने किया, निर्धन। तो जो निर्धन ग्वाला था उसने शिक्षा में तो इनकी कोई रुचि नहीं दिखाई, यानी कि किसी भी प्रकार की इनकी शिक्षा नहीं हो पाई और ये अनपढ़ और मूर्ख रह गए बचपन में। भेड़ बकरियाँ चराते हुए और वृक्षों से लकड़ी काट कर लाते हुए क्रमशः ये बालक से युवा हो गए। अब ये जिस देश में रहते थे उसी प्रदेश में वहाँ की जो राजकुमारी थी बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत विद्वान भी थी। विद्योतमा उसका नाम था। विद्योतमा यानी उत्तमा विद्या, उत्तम विद्या वाली वो थी। उसने अपने पिता से कह रखा था कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी को अपना पति चुनेगी। राजकुमारी के सौंदर्य और विद्वता से आकर्षित होकर बहुत से लोग जो हैं पंडित विद्वान लोग राजसभा में आते और राजकुमारी से साक्षात करते, परंतु हार जाते क्योंकि वो बहुत ही विदुषी थी, बहुत ज्ञान वाली थी, बहुत ग्रंथ उसने पढ़ रखे थे, तो सब हार जाते। अब वो जो पुरुष हैं वो हार कर यानी अपमानित महसूस करके, क्योंकि पुरुषवादी सोच होती ना कि हम महिला से हार गए, हमें हरा दिया उसने, तो ये जो पुरुषवादी सोच है उसकी वजह से उन्होंने बदला लेने की सोची कि इस राजकुमारी को तो सबक सिखाया जाएगा, इसे बदला लिया जाएगा। तो इस बदला लेने के क्रम में उन्होंने क्या किया, ऐसा मूर्ख व्यक्ति ढूंढना शुरू किया जो कि बिल्कुल ही मूर्ख हो और उसका राजकुमारी से विवाह करवा दे, कैसा भी षड्यंत्र करके, और राजकुमारी बाद में पछताती रहे। तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी उपाय से गर्विता राजकुमारी का विवाह किसी वज्र मुख से कराने के लिए ठान ली और अपने अपमान का प्रतिशोध लेना उन्होंने सोचा कि हम प्रतिशोध लेंगे। तो सारे मिलकर जो उस राजकुमारी से पराजित हुए थे वो सारे मिलकर षड्यंत्र करने लगे, ऐसा व्यक्ति खोजने लगे जो कि बहुत ही मूर्ख हो। तो ऐसे ही मूर्ख की खोज में एक दिन
वह सब लोग वन से गुजर रहे थे तो वहाँ देखा कि एक युवक है, वो जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है और उसे ये भी एहसास नहीं है कि ये डाली कटते ही मैं धरती पर गिर पड़ूंगा। तो उन्होंने सोचा कि यही जो हैं वो हमारा सबसे उपयुक्त पात्र हैं और इसी से राजकुमारी विद्युतमा की शादी करवानी है। तो वह उस लड़के को सुंदर लड़की से विवाह करने का प्रलोभन दिया और उसे समझाया कि बिल्कुल भी तुम्हें बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है, इशारे में बात करनी है और जो कुछ हम कहेंगे उस तरह से तुम्हें करना है। युवक ने भी हामी भर ली, सुंदर राजकुमारी से विवाह होगा तो अब जो पंडित लोग थे उन्होंने राजकुमारी के सामने उसको उपस्थित करने से पहले उसको बहुत अच्छे से सजाया, उसके अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण सब पहनाए, वेशभूषा करवाई और राजकुमारी की सभा में ले गए और वहाँ पर कहा कि ये बहुत ही विद्वान हैं, परंतु आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं और शास्त्रार्थ ये आपसे करना चाहते हैं, परंतु ये जो भी आप इनसे जवाब मांगेंगे ये सिर्फ संकेतों में ही शास्त्रार्थ करेंगे, ये बोलेंगे कुछ नहीं। राजकुमारी भी सहमत हो गई। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, अर्थात एक उंगली का क्या मतलब है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म मतलब जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं वो एक हैं। युवक ने समझा कि ये कह रही है, इशारा कर रही है कि तेरी आँख फोड़ दूंगी, एक आँख फोड़ेगी। तो उसने युवक ने वापस दो का इशारा कर दिया कि दोनों उंगलियां उठा दी उसने, अर्थात मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा, तुम्हें मेरी एक आँख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। अब वो बोल तो रहे नहीं, सिर्फ इशारे से कह रहे हैं। तो राजपुत्री ने, राजकुमारी ने क्या समझा कि ब्रह्म एक अवश्य हैं, परंतु दूसरी सत्ता जीव अर्थात जीवन अर्थात माया की भी तो है। तो खुद ही राजकुमारी ने अपना अर्थ लगा लिया कि एक नहीं दो हैं, एक ब्रह्म और एक माया। पुनः राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाई कि संसार में 5 तत्व हैं। पंच तत्व आपको पता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इस तरह से 5 तत्व से पूरा संसार बनता है। हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है। मूर्ख युवक ने समझा कि ये थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। 5 उंगलियां इस तरह से उठाई तो जैसे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है कि थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे। तो उस युवक ने मुट्ठी बांधकर मुक्का मारने का संकेत दिया कि तुम मेरे थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हारे मुक्का मारूंगा। तो इस प्रकार अब राजकुमारी फिर से अपना अर्थ निकालने लगी, अपने मन में सोचने लगी कि 5 तत्व तो अवश्य हैं, परंतु वो सारे अलग अलग होते हैं, उनसे सिंगल तत्व से कुछ नहीं होता, पांचों के मिल जाने से सृष्टि होती है। जैसे अकेली अग्नि कुछ नहीं कर सकती, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये सारे मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हुए, उनका संकेतों में उत्तर दिया गया। युवक जो कि कालिदास बनेंगे आगे जाके, उनके द्वारा। और वो जो राजकुमारी थी वह अपने इच्छित उत्तर खुद ही सोचती गई और संतुष्ट भी हो गई, और संतुष्ट होकर उन्होंने कालिदास से एक तरह से विवाह करने के लिए हामी भर दी और इस षड्यंत्र का शिकार वह हो गई और विदुषी विद्योतमा का विवाह मूर्ख कालिदास से हो गया। अब विवाह की प्रथम रात्रि आई, तो विवाह की प्रथम रात्रि में ही बातचीत, तब तो बातचीत करेंगे ना, उस समय तो मौन व्रत धारण किया हुआ था। तो पता चला कि इनका पति तो वज्र मूर्ख है, मतलब नीरा मूर्ख है, बिल्कुल ही मूर्ख है। क्रुद्ध होकर उसने अपने पति को अपमानित किया और अपमानित करके घर से बाहर जाने के लिए कह दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से, और जब तुम्हें कुछ विद्वत्ता मिल जाए, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो तो ही आना, नहीं तो मत आना। तो कालिदास इस अपमान से बहुत दुखी हुए और दुखी होकर वो वर्षों तक माँ काली की आराधना करने लगे। माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने उपहार स्वरूप, वरदान के स्वरूप उन्हें वैदुष्य प्रदान किया, विद्वत्ता प्रदान करती यानी ज्ञान दे दिया, यानी कि बहुत ज्ञानी हो गए वो। अब माँ काली के नाम पर ही इनका नाम जो है कालिदास हो गया, काली के दास थे, काली के सेवक। विद्वान होकर कालिदास वापस घर आया। घर आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए दरवाजा खटखटाया। रात में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो बोलते, अनावृतम द्वारम कपाटम देवी, हे देवी कपाट यानी दरवाजा खोलो, अनावृत करो यानी कि खोलो, घर के दरवाजे खोलो। भीतर से पत्नी ने प्रश्न किया, अस्ति कश्चित वाग विशेष है? अस्ति यानी है, कश्चित यानी कोई, वाग विशेष है, वाणी में कोई विशेषता आई तुम्हारे, वाणी में कुछ, यानी कि तुम कुछ विद्वान बने, कुछ ज्ञान प्राप्त किया अब तक। इस तरह का जो उसने कहा, तो ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य एक तरह से उनके लिए प्रेरणा बने। जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने 3 ग्रंथ, उन ग्रंथों की प्रेरणा बने ये वाक्य, और उन्होंने अपनी पत्नी को अपना गुरु भी माना, क्योंकि उनकी पत्नी के उल्हाने की वजह से ही वह ज्ञान के लिए निकले और ज्ञान प्राप्त किया। और वापस आकर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, जो कि इन 3 शब्दों से ही शुरू होते हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। तो अस्ति से शुरू होता है कुमार संभवम, जिसका पहला श्लोक है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मना, ऐसे करके पूरा श्लोक है जिसमें हिमालय पर्वत के बारे में वर्णन है। कश्चित से मेघदूत शुरू होता है, जिसमें है, कश्चित कांता विरह गुरुणा यक्ष और
उनकी पत्नी की कहानी है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। और रघुवंश, रघुवंश भी हमारे कोर्स में है। वाग शब्द से शुरू होता है। वागर्थाभि संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तिये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इस प्रकार से यहाँ जो 3 ग्रंथ लिखे हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीनों ही हमारे कोर्स में हैं। रघुवंश जो है वो बीए प्रथम वर्ष में कोर्स में है, प्रथम सर्ग इसका। कुमार संभवम का पंचम सर्ग कोर्स में है। और मेघदूत जो है वो बीए तृतीय वर्ष में, बीए द्वितीय वर्ष में कोर्स में है, जहाँ पर गीति काव्य का इतिहास हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही हमें पढ़ने हैं। और एक इनका ग्रंथ और होता है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कोर्स में। इस तरह से कालिदास के तीनों ही कालिदास के ग्रंथों को तीनों वर्षों में, यानी बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, तीनों में ही शामिल किया गया है। अब इस प्रकार से कालिदास जो है ग्रंथ लिखने लगे तो उनका यश दूर दूर तक फैलने लगा। दूर दूर तक यश फैला तो सिंगल देश के राजा थे कुमारदास। सिंगल यानी वर्तमान का श्रीलंका, श्रीलंका को सिंगल कहते थे। वो भी बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने कालिदास की एक तरह से कविता के वो प्रशंसक भी थे। तो उन्होंने उनको अपने राज्य में बुलाया, निमंत्रण देकर बुलवाया। मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करके कालिदास सिंगल देश पहुंच गए। सिंगल देश पहुंचे तो वहाँ रात्रि में विश्राम के लिए, कुछ समय बिताने के लिए वो घर ढूंढ रहे थे। तो घर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक वेश्या का घर मिला, वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। मतलब राज्य की सीमा में तो प्रवेश कर गए हैं, परंतु अभी तक राजा के दरबार में नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पर रात में विश्राम करना है, तो घर में जो घर मिला उन्हें वो एक वेश्या का घर था। अब उन दिनों कुमारदास जो थे उन्होंने क्या कर रखा था, एक तरह से एक कंपटीशन रख रखा था कि कोई एक श्लोक है, उस श्लोक को पूरा कर देगा उसको मैं अपार धन दूंगा। तो कुमारदास ने एक आध दिन पूर्व अपनी राजसभा में एक समस्या के रूप में आधा श्लोक लिख दिया था। क्या श्लोक था? कमलेन कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है, न तु दृश्यते, लेकिन देखी नहीं जाती। ये इसका अर्थ है। ये कुमारदास ने आधा श्लोक था खुद ही लिख दिया था और कहा कि इस श्लोक की नीचे वाली लाइन जो कोई पूरा करेगा उसको मैं बहुत धनराशि पुरस्कार में दूंगा। तो समस्या पूर्ति के रूप में प्रचुर धनराशि का उन्होंने पुरस्कार घोषित कर रखा था। वेश्या ने भी ये समस्या सुन रखी थी और उसकी पूर्ति का वो प्रयास भी कर रही थी। अब कालिदास उसके वहाँ रुके हैं, तो कालिदास द्वारा परेशानी पूछने पर उसने बता दी कि इस तरह से ये श्लोक पूरा करना है। कालिदास ने तुरंत ही समस्या पूर्ति के रूप में श्लोकों को पूर्ण कर दिया। नीचे वाली लाइन उन्होंने क्या बताई? बाले तव मुखाम्बोजे कथम इंदी वरम द्वयम। बाले यानी हे बाला, तव मुखाम्बोजे, तुम्हारे मुख कमल पर ये दो नील कमल अर्थात नेत्र कैसे हैं। यानी तुम्हारे मुख रूपी कमल पर ये दो नील कमल, आंखों को नील कमल के रूप में कहा कि नीले नीले कमल हैं, तो ये कैसे हैं। यानी कि जो ऊपर वाले श्लोक में था कि कमल से कमल उत्पत्ति सुनी जाती है लेकिन देखी नहीं जाती, तो यानी कि कमल से कमल उत्पत्ति यानी एक चेहरे पर दूसरा जो नेत्र के रूप में है कमल वो है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्लोक उसको पूरा कर दिया। अब वो श्लोक बहुत अच्छा पूरा हुआ तो समस्या पूर्ति का सुंदर समाधान देखकर पुरस्कार के लोभ में आ गई वो कि अगर ये श्लोक जो हैं वो कालिदास ने या ये जो मेहमान उनके आए हुए हैं उन्होंने पूरा किया है तो पुरस्कार उनको मिल जाएगा। तो उसने विष देकर उनकी हत्या कर दी वहीं पर। अगले दिन जब वेश्या ने राजसभा में समस्या पूर्ति सुनाई तो राजा तुरंत समझ गए कि वेश्या इतनी सुंदर पूर्ति नहीं कर सकती। कालिदास के सिंगल देश में आने का उन्हें समाचार पहले ही मिल गया था कि सिंगल देश की सीमा में तो आ चुके हैं वो, परंतु वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो उन्हें संदेह हुआ कि जरूर ये जो लाइन है वो कालिदास ने पूरी की है। तो उन्होंने वेश्या से पूछवाया, दंड का भय देकर वास्तविकता जान ली कि बताओ नहीं तो तुम्हें ना मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने बता दी कि इस प्रकार से एक व्यक्ति मेरे घर पे रुके थे रात्रि में और उन्होंने यह श्लोक पूरा किया और मैंने उनका विष देकर वध कर दिया है, हत्या कर दी है। तो मित्र के इस प्रकार के अपघात से, इस प्रकार के नाश से बहुत ही दुखी हुए राजा कुमारदास और इतने अधिक दुखी हुए कि वो भी कालिदास की जलती हुई चिता में ही कूदकर उन्होंने प्राण दे दिए। तो इस प्रकार से ये कथा है उनके नाश से संबंधित। मतलब कालिदास का क्या हुआ, मृत्यु कैसे हुई, जन्म हुआ, अनाथ हुए, किसी निर्धन गोपालक ने पाला, मूर्ख रहे, फिर बाद में काली के प्रसाद से उन्होंने वरदान प्राप्त करके ग्रंथों की रचना की और लास्ट में अंत भी इस तरह से हुआ। तो कालिदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक दंत कथाएं प्रचलित है, परंतु ये जो दंत कथा अब तक हमने जानी ये है भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ है। उसमें भी कुछ अंशतः मिलती है, मतलब पूर्णतः तो नहीं पर अंशतः मिलती है। किंतु ऐसे रस सिद्ध कवि को आयु की प्रथम अवस्था तक तो मूर्ख बताना और फिर महाकवि सिद्ध करने में मूल रूप में क्या अभिप्राय रहा होगा ये तो समझ इससे परे है कि पहले तो बिल्कुल ही मूर्ख बताया और फिर बाद में कह रहे हैं कि वो तो जो थे
बहुत विद्वान हो गए थे काली की कृपा से। तो इस प्रकार से कालिदास के बारे में हमने ये जो पढ़ा, ये एक तरह से कोई वो नहीं है, प्रमाण इसमें नहीं है, सिर्फ ये दंत कथाएँ हैं। तो अब कालिदास किस प्रदेश के थे, किस नगर में उनका जन्म हुआ था, किस गांव में हुआ था, ये निर्णय कर पाना तो दुष्कर है। अनेक शोधों और विवेचनाओं को और प्रमाणों को हम अगर देखें तो हमें 4 जगह उनके बारे में निकल के सामने आती है कि या तो वो बंगाल के थे, या कश्मीर के थे, या विदर्भ के थे, या अवंती के थे। ये 4 प्रदेश हमारे सामने आते हैं। ये 4 प्रदेश कालिदास को अपने प्रदेश मानने का आग्रह करते हैं, परंतु इन सबके जो हैं अलग अलग पक्ष हैं कि कौन सी जगह वो हुए, कौन सी जगह नहीं हुए, तो इनको हम कल देखेंगे। आज हम अपना जो व्याख्यान यही पूर्ण करते हैं। आप जो हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसके पास बेल आइकन है उसको दबाकर इसको इस चैनल की सदस्यता ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। हम आपके जो सुझाव हैं उनका स्वागत करते हैं, और निरंतर जो सुधार की संभावना जो बनी रहती है उस संभावना को हम स्वीकार करके सुधार करते हैं। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी कॉपी और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए और इनको लिखा कीजिए। कालिदास जो हैं संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तीनों ही कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जब संस्कृत को आप अपने कैरियर के रूप में चुनेंगे तो भी इनसे संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं आरपीएससी की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, और जितनी भी तरह की जो कोई रीट या कोई भी परीक्षा होती है उसमें भी। और इतिहास की दृष्टि से भी कालिदास को इतिहास में पढ़ा जाता है कि कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ थे। तो इतिहास के विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष के कोर्स को देखें, वहाँ पर कालिदास के बारे में आपके पूरा एक टॉपिक है कि कालिदास भी आपको पूछा जाता है, तो आप उसको भी अवश्य देखें सिलेबस को और कालिदास को पढ़ें। तो धन्यवाद।